नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। कोरोना से सतर्क रहने का एक बार फिर से समय आ गया है। वही मास्क, 2 गज की दूरी, साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइजेशन का प्रयोग। एक बार फिर से कड़ाई से पालन का ये समय है। बुजुर्गों को कुछ और महफूज रखने का भी समय है। दिल्ली सरकार ने महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से आने वाले लोगों को RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव पर ही राज्य में घुसने की अनुमति अनिवार्य कर दी है, क्योंकि एक हफ्ते में जो नए मामले सामने आए हैं 86% यहीं से हैं। ये आदेश 26 फरवरी शुक्रवार की आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर तक लागू रहेगा। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देख केंद्र सरकार ने 7 राज्यों में अपनी टीमें भेजने का फैसला किया है। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और जम्मू कश्मीर में केंद्र से 3-3 सदस्यों वाली टीमें जाएंगी। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना संक्रमण चेन तोड़ने पर फोकस करने और RT-PCR टेस्ट बढ़ाने का लिए कहा है। केंद्र ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर से कोरोना टीकाकरण तेज करने को भी कहा है। साथ ही देश में 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के तकरीबन 10 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों में टीकाकरण मुफ्त में होगा। 20,000 से ज्यादा प्राइवेट केंद्रों में टीकाकरण का शुल्क लिया जाएगा। प्राइवेट केंद्रों में टीकाकरण के शुल्क का ऐलान 2 से 3 दिनों में किया जाएगा। With comorbidities will be 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगी परिमल कुमार के पास चलते हैं। परिमल, ये तो साफ है कि एक तरह से मामले देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो सरकार है वो जो टीकाकरण है उसमें भी तेजी ला रही है। लेकिन आपका आंकलन क्या है, इस समय स्थिति को किस तरह से आप आंक रहे हैं देश भर में कोरोना संक्रमण की? देखिए, एक वरिष्ठ अधिकारी ये बता रहे थे कि जिस हिसाब से टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से हुई, उस हिसाब से वो तेजी अभी तक नहीं देखी गई है। जो हेल्थ केयर वर्कर हो या फ्रंटलाइन वर्कर हो, जिनका टीकाकरण अब तक हुआ है नहीं। इन लोगों की तादाद करीब 3 करोड़ है जिनका टीकाकरण किया जाना था। 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर। लेकिन ये बात पहले से भी जाहिर था कि जो एज ग्रुप वाले, ज्यादा एज ग्रुप वाले लोग हैं, वो साइमल्टेनियसली उनका टीकाकरण किया जाएगा, जिसकी औपचारिक घोषणा आज कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है और ये बहुत क्लियर है कि इस वक्त का एडवांटेज लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब मामले बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे राज्य ऐसे नहीं, लेकिन कुछ राज्य चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। ऐसे में 2 ही उपाय है, एक तो एहतियात जो हम बरत सकते हैं और दूसरा टीकाकरण, जिसके जरिए ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ा जा सकता है। और यही वजह है कि आज इसकी घोषणा की गई है। प्रायोरिटी ग्रुप 1 और प्रायोरिटी ग्रुप 2 के तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी टीकाकरण की, जिसमें इसको प्रायोरिटी ग्रुप 2 में रखा गया था। जब शुरुआत में ये जानकारी दी गई थी तो 50 साल से ऊपर के लोग थे और साथ में जो 50 साल के नीचे कोमॉर्बिडिटी वाले लोग थे वो कहा गया था। लेकिन आज स्थिति स्पष्ट की गई है। कल से ये खबर चल रही थी कि पहले 60 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसकी संख्या करीब 10 करोड़ बताई गई है। और इसके अलावा जो है जो कोमॉर्बिडिटी वाला जो स्ट्रक्चर था पहले 50 साल के आसपास वाला, उसको 45 साल कर दिया गया है। कोमॉर्बिडिटी को लेकर एक सस्पेंशन की स्थिति रही है। निधि, बिल्कुल, मैं परिमल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बेफिक्री आ गई है मास्क को पहनने को लेकर, 2 गज दूरी को लेकर, क्योंकि अब स्कूल भी खुल रहे हैं, उसको भी नहीं रोका जा रहा है,
क्या कुछ सरकार के बीच में आंकलन है कि कुछ कड़े नियम किए जाएं, जैसे हमने पुणे में देखा है या कुछ और शहरों में देखा है, छोटे शहरों में, महाराष्ट्र में जिस तरह से लॉकडाउन हो रहा है। विदेशों में हम देख रहे हैं कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति आ जाती है, दोबारा भी आ गई है। क्या हमारे देश में इस तरह की स्थिति आ सकती है दोबारा? एक दो जो राज्य हैं वो अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि दिल्ली की खबर जो आपने भी बताई कि दिल्ली भी एक तरीके से सचेत हो रहा है कि कुछ राज्यों के बारे में ये कहा गया है कि वो वहां से आए तो RT-PCR निगेटिव लेकर आए। ये भी खबर हमारे साथ में है, लेकिन यहां पर ये बेपरवाही की बात जरूर हो सकती है। दूसरी बात ये जिसको लेकर अभी तक ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन दो नए स्ट्रेन है जिनका जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है, उससे भी आकलन करने की कोशिश हो रही है कि कहीं जो वायरस ब्राजील वाला है या साउथ अफ्रीका वाला है वो कहीं तबाही तो नहीं मचा रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। तो ये तमाम चीजें, लेकिन एहतियात बरतने को लेकर हमेशा ये बात कही गई है कि एहतियात बरतना अब भी जरूरी है। और दूसरी नंबर चीज ये कि कोमॉर्बिडिटी को लेकर बहुत सारे मन में शिकायतें रहती है और चिंता रहती है कि आखिर वो कौन से लोग होंगे जो कोमॉर्बिडिटी में आएंगे। तो अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लेकर साफ नहीं किया है। जो कीमत तय करने की बात है उसको लेकर भी स्थिति साफ होगी, लेकिन कोमॉर्बिडिटी को लेकर अभी तक जो परिभाषा है उसके हिसाब से हाइपरटेंशन के लोग, डायबिटीज लोग, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से जो ग्रसित लोग होते हैं, जो कैंसर पीड़ित लोग होते हैं, जो स्ट्रोक वाले पेशेंट्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक बार हेल्थ मिनिस्ट्री को ये साफ करना पड़ेगा कि कोमॉर्बिडिटी के तहत कौन लोग होंगे जिनका टीकाकरण इस फेज में जो है जो 1 मार्च से शुरू होने वाला है उसमें किया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए परिमल। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज से हरियाणा में कक्षा 3 से 5वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। पंजाब में पिछले 1 महीने में 700 छात्रों और शिक्षक कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, बावजूद इसके स्कूल बंद नहीं हो रहे। हालांकि अब पंजाब में कोरोना को काबू में रखने के लिए नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। SBS नगर शहीद भगत सिंह नगर के इस सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 1 महीने में कोरोना के तकरीबन 70 मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर ठीक हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि लोगों की लापरवाही बढ़ने की वजह से कोरोना के मामलों में तेजी दिखने में आ रही है। टोटल जेडे बच्चे हैं जिले में तकरीबन 250 शिक्षकों और छात्रों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसकी वजह लोगों की लापरवाही है। सिर्फ शहीद भगत सिंह नगर ही नहीं, राज्य भर के स्कूलों से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 1 महीने में शहीद भगत सिंह नगर के तकरीबन आधे दर्जन स्कूलों में 328 मामले सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 723 शिक्षकों और छात्रों में कोरोना के मामले मिले हैं। इनमें से ज्यादातर मामले पिछले 20-25 दिनों के हैं। पंजाब में सारे स्कूल खुल चुके हैं और ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी नहीं है। पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं और पड़ोसी हरियाणा ने 3री से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोल दिए हैं। स्कूल आने 1 साल बाद लगभग आ रहे हो आप लोग स्कूल। कोरोना बीमारी के बारे में पता है तो कोई झिझक था कि स्कूल आने का दिल था नहीं था? लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा था। लेकिन बच्चों के माता पिता और शिक्षक दोनों ही बढ़ते मामलों को लेकर फिक्रमंद है। बच्चों के पेरेंट्स से सहमति पत्र लेकर के हमने यहाँ पर बुलाया हुआ है। उसको अभी भी हम यही कह सकते हैं कि 10 to 15% ही बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि अभी भी पेरेंट्स सहमे हुए हैं इस बीमारी से। अगर बच्चों से परिवार के बुजुर्गों में संक्रमण फैल गया तो क्या होगा? सरकार को सभी स्कूलों की जांच करनी चाहिए कि वे दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में हर क्लास के लिए स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन दोनों ही प्रदेशों में अभिभावक जो हैं वो बढ़ते कोरोना की वजह से परेशान हैं। पंचकुला से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। गजाली, अपने आप में जिस तरह से आज हरियाणा में 3री कक्षा के छात्र स्कूल खुल गए, 3री से 5वीं, बहुत छोटे छात्र हैं, और पंजाब से हम सीख रहे हैं, आपने जिस तरह से रिपोर्ट भेजी है कि 700 यहाँ पर लोग संक्रमित हुए, छात्र और शिक्षक, उस लिहाज से जो माता पिता हैं उनका क्या आंकलन है? देखिए, माता पिता का आंकलन यही है कि शुरू से जब से कोरोना के वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सारे स्कूल कॉलेज बंद थे, तो एक फटीग हो जाता है घर में बैठे हुए। फिर ऑनलाइन सभी लोगों के पास गैजेट्स नहीं हैं, तो बीच में केसेस भी डाउन हुए। दिसंबर नवंबर के बाद आके जनवरी में केसेस भी डाउन हो गए थे। इसी वजह से जनवरी में आके सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया। हरियाणा में आज एक नया नोटिफिकेशन आया है कि अब 1st से लेके 3rd स्टैंडर्ड तक के भी स्कूल 1 मार्च से खुल जाएंगे। पंजाब में पहले से ही 1 से लेके +2 तक के स्कूल चल रहे हैं। इस बीच में
जो अभिभावक हैं, शुरुआती दिनों से ही उनकी सबसे बड़ी चिंता ये रही है कि दोनों ही राज्यों में या और भी राज्यों में स्कूल खोलने की जो पूरी एक्टिविटी है उसमें जो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की बात होती है, तो शुरुआत यहां से होती है कि जब बच्चे आएंगे तो उनकी थर्मल स्कैनिंग कर लेंगे, टेम्परेचर ज्यादा है तो घर भेज देंगे। लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, अगर वो भी स्कूल में आ रहे हैं तो क्या उनको कैसे बचाया जाए, उनकी टेस्टिंग कैसे की जाए। जब हम बार बार राज्य सरकार ये कहती है कि टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो उसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता, इस बात से अभिभावक और शिक्षक दोनों ही चिंतित हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कल ही मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक हाई लेवल बैठक की थी हाई लेवल ऑफिशियल्स के साथ, क्योंकि सेंटर से बार बार अलर्ट आ रहा था कि 4-5 राज्य हैं जहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और पंजाब भी उनमें से एक है। और पंजाब में जैसा कि मैंने बताया कि 700 से ऊपर जो आंकड़ा है वो बच्चों, शिक्षकों का है या स्कूल के स्टाफ हैं जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। लुधियाना में एक महिला शिक्षक थी, उनकी मृत्यु भी हो गई कोविड करके। लेकिन उसके बावजूद कल जो स्टेटमेंट आया है मुख्यमंत्री का, उसमें साफ साफ ये बात लिखी गई है कि हम सारे कर्ब्स या रुकावटें लगाएंगे, जो प्रिकॉशंस हैं कि 1 मार्च से जो है भीड़ इकट्ठी ना हो, ये और इंडोर में ये लिमिट हो, आउटडोर गैदरिंग की ये लिमिट हो। लेकिन स्कूल के बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हम स्कूल बंद नहीं करेंगे। तो और इस बीच जो है बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं, उसको लेकर भी पेरेंट्स स्ट्रेस में हैं कि अगर स्कूल जाने से किसी को भी कोविड हो जाता है और घर में बुजुर्ग हैं या वृद्ध लोग हैं तो उनके अंदर संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस को अगर आप देखें तो गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस शो करती है, लेकिन जब वो बिल्कुल इमरजेंसी मोड में आ जाती है तब वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। और फिलहाल अभी भी जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, सरकार चाहे हरियाणा की हो या पंजाब की हो, उनकी तरफ से ज्यादा ये होता है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो उस स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि अगर आप मास टेस्टिंग करा रहे हैं तो स्कूलों में मास टेस्टिंग क्यों नहीं कराते, शिक्षकों और बच्चों की मास टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, जिससे ये पता चल सके कि संक्रमण का रेट क्या है, क्यों दोबारा ये सर्ज हुआ है या दोबारा जो ये जो संक्रमण हो रहा है वो क्यों हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए गजाली। और वाकई में सबसे बेहतर यही है कि आप अपना मास्क पहने और दूरी जरूर बनाए रखें। बहरहाल आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार के कोरोना काल में बांटे गए त्रिकुट काढ़े को लेकर विवाद हो गया है। विधानसभा में दिए जवाब से पता चला है कि सरकार ने करीब 30 करोड़ रुपए का काढ़ा जनता में बांट दिया था। अब कांग्रेस ने इसमें घोटाला बताया है। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में शिवराज सरकार का एक फैसला सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। कोरोना के दौर में जनता को बीमारी से बचाने और बीमारी से लड़ने के लिए त्रिकुट काढ़ा बांटा गया। विधानसभा में सरकार ने विधायक जीतू पटवारी के सवाल के जवाब में बताया कि जनता को 50 ग्राम के 6 करोड़ पैकेट बांटे गए, जिसकी कीमत 30 करोड़ 64 लाख रुपए थी। इस कीमत पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक सुविचार देश को दिया, उस सुविचार को शिवराज सिंह जी ने आत्मसात किया। उन्होंने कहा आपदा को अवसर समझो। आपदा में काढ़ा पिलाने की कोशिश में 30-35 करोड़ रुपए शासन के वहन कर दिए। काढ़ा कहां गया पता नहीं चला। सरकार ने लिखित में जवाब दिया कि 30 नवंबर 2020 तक त्रिकुट काढ़े के क्रय की कुल लागत जीएसटी सहित लगभग 30 करोड़ 64 लाख 48,308 रुपए आई। 50 ग्राम की पैकिंग के कुल 6 करोड़ 3 लाख 94 हजार पैकेट वितरित किए गए। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 7.5 करोड़ है। ऐसे में जब लोगों से हमने पूछा क्या उन्हें काढ़ा मिला, तो जवाब सुनिए, वो भी उसी विधानसभा के बाहर जहां ये दावा हुआ। ये बताओ, कोरोना के टाइम में आपको काढ़ा या कुछ दवाई दी गई? नहीं, कोरोना के टाइम पे जो फर्स्ट विधानसभा यहाँ पे लगी थी उसमें सिर्फ टेबलेट, एक सैनिटाइजर और 2 मास्क भेजे गए थे। बाकी काढ़ा वगैरह कुछ भी नहीं भेजा गया। हमारे को इस तरह का कोई काढ़ा नहीं मिला है। और सबसे बड़ा आपको मालूम है, हॉट स्पॉट जो जहांगीराबाद था उस क्षेत्र में मैं रहता हूँ। वहाँ पर जो है कुछ समाज सेवी लोग थे जिन्होंने आयुर्वेदिक काढ़े के रूप में वहाँ पर वितरित किए थे। वो ज़रूर हमने उसका सेवन किया था। कोरोना के टाइम में जो चूरन बांट रहे थे, काढ़ा बांट रहे थे जी, वो काढ़ा आपको मिला था क्या? नहीं। घर पे किसी को? नहीं, किसी को भी नहीं मिला। आपके आस पड़ोस में किसी को मिला? नहीं, आसपास की जानकारी नहीं है। बाकी मेरे घर पे तो नहीं आया, ना मुझे मिला। भोपाल से दूर आगर मालवा में भी कुछ लोगों ने हमें बताया कि उन्हें काढ़ा नहीं मिला। काढ़ा वगैरह कुछ मिला था आपके घर पे? कुछ लोग बांटने आए थे? नहीं आए वहाँ घर पे। काढ़े का पैकेट नहीं मिला आपको?
सरकार ने कहा था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े के पैकेट बांटे जाएंगे या बांटे जा रहे हैं, तो आप लोगों को काढ़ा मिल पाया था आपके वार्ड में, आपके मकान के आसपास इलाके में वगैरह सब कहीं? नहीं मिल पाया सर, नहीं मिल पाए। कोई लोग आए थे आयुष विभाग से आपके पास में, संपर्क किया था किसी तरह का, स्वास्थ्य विभाग से, आयुष विभाग से? कोई भी नहीं आया सर, किसी ने संपर्क नहीं किया। दरअसल ये आयुर्वेदिक काढ़ा वन विभाग के उपक्रम लघु वनोपज संघ ने बनाया है, जिस पर अब सवाल उठे हैं। सरकार का दावा था कि ये काढ़ा आम जनता को मुफ्त में बांटा गया। हम दमदारी से कह रहे हैं, हमने काढ़ा बांटा, हमने 30 करोड़ का काढ़ा बांटा। आपने कोरोना संकट के लिए कुछ नहीं किया, आपने तो आईफा अवार्ड आयोजित किया, और हम दमदारी से कहते हैं 30 नहीं, हमें 300 करोड़ खर्च करने होंगे तो हम मध्य प्रदेश की जनता की जान बचाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में अब तक 3,855 लोगों की मौत हुई है। ये मौतें कोरोना संक्रमण के लिहाज से कम हैं। वैसे सरकार इसका श्रेय भी काढ़ा और सरकार के दूसरे उपायों को दे रही है। सरकार का दावा है कि कोरोना से लड़ने के लिए ये त्रिकटु चूर्ण काढ़ा राज्य में लगभग 90% लोगों को दिया गया। वैसे मेरी फहरिस्त में ऐसा कोई नहीं जिसको मैं जानता हूँ जिसके घर में ये काढ़ा पहुँचा हो। तो क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही है कि आपदा में अवसर इसे ही कहते हैं? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे है किसान आंदोलन और गाजीपुर में बंद होते रास्ते। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ बातचीत और रास्ते अब दोनों बंद हैं। बंद रास्तों की वजह से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों को परेशानियां हो रही हैं। रास्ते बंद करना भी क्या पुलिस की रणनीति है? देखिए रवि रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। दिल्ली गाजियाबाद के रास्ते पर महीने भर से पुलिस ने बाड़बंदी कर रखी है। किसी तरह इस कच्चे रास्ते और बाड़ेबंदी में से निकलते लोग कई बार गिर भी चुके हैं। किसानों की वजह से आंदोलन तो यहाँ पे चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको भी तो रास्ता देना चाहिए ना आने जाने के लिए। वो आना जाना कहाँ से करेगी? ये किसने रोका हुआ, आपको क्या लग रहा है? पुलिस वालों ने रोका है क्या किसानों ने रोका हुआ? कुछ किसानों का भी है, कुछ पुलिस वालों का भी है। जनता को परेशानी तो हो ही रही है, बाकी किसानों की परेशानी भी जो है सरकार को सोचनी चाहिए। इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम से ध्यान नहीं दे रही है, वो देना चाहिए। देश की सरकार के चलते चलते देश का किसान तो परेशान है ही है, पर देश की आम जनता जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसका इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत तकलीफ से गुजर रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद की ओर जाने वाला रास्ता भी खाली है, लेकिन पुलिस फिर भी बाड़ेबंदी हटाने को तैयार नहीं है। खुद जो गाजीपुर बॉर्डर पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बाड़बंदी है, और बाड़बंदी के बाद में ये जो रास्ता है ये सीधे ऐसे आप बाएं लेकर और गाजियाबाद की ओर जा सकते हैं। अभी यहाँ कोई किसान भी नहीं बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत खुद बोल चुके हैं कि वो कई बार पुलिस को कह चुके हैं कि रास्ते को खोल दिया जाए, लेकिन किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरीके से रास्ते बंद कर रखे हैं, ताकि आम जो लोग हैं वो ये कहें कि किसानों की वजह से ये रास्ते बंद हैं। किसानों का मानना है कि रास्ता इसलिए बंद किया गया है कि आंदोलन बदनाम भी हो और किसान यहां तक पहुंच भी न सकें। राकेश टिकैत कहते हैं कि लोगों को खुद रास्ता खोलना चाहिए। तो कह रहे पब्लिक को कहे आओ आगे आओ, आपको ट्रैक्टर चाहिए रास्ते तोड़ने के लिए हम देंगे, लेकिन रहेंगे हम पब्लिक के पीछे। ये रास्ते पूरे खुले हुए हैं, पब्लिक को तोड़ना चाहिए दिल्ली के रास्ते। अच्छा हाँ, तोड़े रास्ते हमने नहीं बंद कर रखे, दिल्ली ने बंद कर रखे, हमारी तरफ से खुले हुए हैं आम जनता के लिए। हमें तो बेहद ज्यादा खुशी है, जब यहाँ को लोग चलते थे, दिल्ली के लोग आते थे, अपनी गाड़ी से वीडियो बनाते थे, उसको शेयर करते थे, यहाँ पे आते थे, वे खाना खाते थे। तो हमें तो खुशी है कि लोग यहाँ को चले, इस आंदोलन को देखे। इन्हें हमको कैद कर दिया दिल्ली ने, चारों तरफ से बंद कर दिए। हम तो चाहते हैं कि आम जनता आए इसको तोड़े, हम साथ देंगे उनका। पहले दिल्ली का रास्ता खुद किसान बंद करना चाहते थे, अब किसान नेता एक तरफ का रास्ता खोलने पर राजी हैं, लेकिन इन बातों पर दिल्ली पुलिस का अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर भी पुलिस ने कई लेयर की बाड़बंदी कर रखी है। झड़ौदा से बहादुरगढ़ जाने वाले रास्ते को भी पुलिस ने बंद कर रखा है, जबकि वहां कोई किसान भी नहीं धरने पर बैठा है।
जाडौदा बॉर्डर खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसान बैठे नहीं है। टीकरी बॉर्डर पर किसान बैठे, चलो वो तो मानते हैं। अब यहाँ किसी किस्म का डर न बहना, कभी किसान आए तो फिर ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई करे, इसमें क्या परेशानी। लेकिन अब तो यहाँ कॉलोनी वाले, खेती बाड़ी वाले इतने ज़्यादा परेशान हो रहे, बहुत ज़्यादा, तो इसको कम से कम इस रोड को खुलवा दो जरूर। किसान और सरकार के बीच बातचीत के दरवाजे पहले से ही बंद हैं। अब कई रास्ते भी बंद हो गए हैं, जिससे आम लोगों को खासी परेशानी आ रही है। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय किसान यूनियन अब किसान आंदोलन को पंचायतों के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल की तरफ ले जाएगा। इस कड़ी की पहली पंचायत आज बाराबंकी में हुई और कल गोरखपुर के पास बस्ती में होगी। यूनियन का कहना है कि पूर्वांचल में छोटे किसान हैं जो ट्रेन बंद होने की वजह से सिंगू बॉर्डर नहीं जा सके, इसलिए पंचायतों के जरिए वो उन्हें आंदोलन से जोड़ेंगे। पश्चिमी यूपी के बाहर किसानों की पहली पंचायत आज बाराबंकी में हुई। आसपास के कई जिलों के किसान यहां खेती के बिल पे अपने नेताओं की बात सुनने पहुंचे। नरेश टिकैत छोटे किसानों को यहां ये बताने आए हैं कि खेती के बिल से उनका नुकसान ज्यादा है। बचाने तो छोटे किसान है, बड़े किसान तो फिर भी बच जाएंगे, फिर भी वो है बातचीत। बचाने तो छोटे किसान है, और छोटे किसान ही रह रहे ज्यादा। इनका तो जमीन जाने का भी हो गया। हम ये देख रहे भाई किसानों में कितना रोष है, कितना गुस्सा है। तो पंचायत, बड़ी पंचायत हो रही, महापंचायत हो रही, जो कभी भी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं किसानों में कुछ इस बात के लिए तो वो है बातचीत भाई। किसान आज बड़ी विकट स्थिति तक गुजर रहा, किसानों की परीक्षा की घड़ी है। दिल्ली बॉर्डर पे हो रहे किसान आंदोलन में पश्चिमी यूपी के किसान तो बड़ी तादाद में शामिल होते रहे हैं, लेकिन उसमें पूर्वी यूपी के किसानों की शिरकत कम रही है। पूर्वी यूपी के कुछ जिलों से दिल्ली की दूरी करीब 1000 किलोमीटर तक है। हरदोई से यहाँ आए किसान ईश्वर सिंह कहते हैं कि पंचायत से अपनी समस्या कहने का मौका मिलता है। यहाँ पर जो किसानों की जो समस्याएं की बहुत है, धान गेहूँ की फसल को बिल्कुल इतना 20 साल में जो नहीं था रेट, वो रेट चल रहा है। और कीटनाशक दवाएं और डीजल है, पेट्रोल है, वो इतना आसमान छू रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। इस आंदोलन के जरिए से किसान अपनी बात को कहने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। और ये जय जवान जय किसान। युवा किसान अनूप 25 किलोमीटर दूर से पंचायत में आए हैं। खुद वो एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हैं। उनकी बहन पीएचडी हैं और भाई एमसीए। पढ़े लिखे और जागरूक लोग हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ऐसी पंचायतें उन लोगों को जोड़ेंगी जो दिल्ली बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। सर, एक तो हम छोटे किसान हैं, सीमांत किसान, 1-2 एकड़ के किसान हैं, हमारे पापा या हम हैं, तो हम अपना मतलब काम धंधा छोड़ के गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो इन महापंचायतों के जरिए हम अपनी बात दिल्ली सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन को पैन इंडिया बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसका ये एक छोटा सा हिस्सा है। उन इलाकों के लोग जो किसान आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पे नहीं पहुंच पाए, वहां पे पंचायत करने से किसान यूनियन को फायदा ही होगा। बाराबंकी में सरफराज वारसी और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, राजस्थान में बीजेपी का अंदरूनी संकट फिर संभालने की हो रही है कवायद। राजस्थान की राजनीति फिर गरमा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में तनातनी बनी हुई है, तो बीजेपी खेमे में भी सब कुशल नहीं है। वसुंधरा राजे के लिए पार्टी में प्रभावी भूमिका की मांग उठ रही है। करीब 20 विधायकों ने, जो वसुंधरा समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और कहा है कि उन्हें विधानसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा। वसुंधरा भी लंबे समय के बाद जयपुर में है। ऐसे में हालात संभालने के लिए राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे। वसुंधरा राजे की राजस्थान वापसी, जगह जगह स्वागत और उनके समर्थन में नारे। 3 महीने के बाद राजे वापस राज्य में लौट रही है और उनके लौटने के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थक राजस्थान में पहले से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कोटा में कुछ हफ्ते पहले मीटिंग रख के उन्होंने राजे को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की मांग की थी। लगातार जो पार्टी का स्तर गिर रहा है और गिरावट पार्टी के उसमें आ रही है, उसको लेके लोगों ने चिंतन किया है
और सब लोगों ने अपने ये विचार रखे हैं और आने वाले समय में ये तय है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का कोई राजस्थान में विकल्प नहीं है। वसुंधरा जी के सामने कोई खेमा खड़ा नहीं हो सकता, किसी को गलतफहमी में और मुगानते में नहीं रहना चाहिए, कोई नहीं हो सकता। वसुंधरा जी सर्वमान्य नेता है और ये चर्चा करके लोग जबरदस्ती अपना कद बढ़ाने की चेष्टा करते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। और हाल ही में 20 विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है कि उन्हें विधानसभा में विपक्ष की तरफ से बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये सारे विधायक वसुंधरा राजे गुट के माने जाते हैं और उनका ये खत लिखना प्रदेश नेतृत्व को चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में राजस्थान के प्रभारी बने अरुण सिंह अब यहाँ राजस्थान आकर इन सभी मसलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी की कोर समिति की मीटिंग में वसुंधरा राजे भी भाजपा दफ्तर पहुंची। बड़े लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए और कभी भी व्यक्ति अपने को उठाने के बजाय पार्टी को उठाने का, पार्टी को बढ़ाने का काम करना चाहिए, ये मैं जरूर कहूँगा। वसुंधरा राजे की जयपुर वापसी के पहले उनकी दिल्ली में मुलाकात पार्टी आलाकमान से हो चुकी है और ऐसे में उनके तेवर बहुत तेज नजर नहीं आए। लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी राजे को पार्टी हल्के में नहीं ले सकती है, ये भी संकेत उन्होंने दे दिया है। समय तो बदलता रहता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, ये तो समय का चक्र है कि ऊपर भी जाना होता है तो नीचे भी समय बिताना पड़ता है। इन सब चीजों से अपने को सीखने की जरूरत है। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे दोबारा से सक्रिय होती नजर आ रही है। पार्टी के लिए क्या संकेत है? यहाँ पर जो प्रदेश के जो प्रभारी हैं अरुण सिंह यहाँ आए हैं ताकि संगठन में जो भी टकराव है उसे दूर करें। आखिरकार उपचुनाव कुछ ही दूर है और ऐसे में पार्टी संगठन चाहता है कि पार्टी एक रूप होकर ये चुनाव लड़े। लेकिन साथ ही जो राजे समर्थक हैं वो खुली बगावत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी और प्रदेश नेतृत्व से सवाल जवाब जरूर कर रहे हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे जिम कॉर्बेट, जहां बाघों की बढ़ रही है संख्या। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ अब ज्यादा हो गए हैं, लिहाजा उन्हें वहां से निकालकर राजाजी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक 2 बाघों को पकड़कर शिफ्ट किया जा चुका है और तीसरे की मॉनिटरिंग की जा रही है। कॉर्बेट पार्क से दिनेश मानसेरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों को नींद का इंजेक्शन देकर सुलाया जा रहा है, फिर इन्हें काबू में लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1288.31 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहां इस वक्त 231 टाइगर हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व के 820 वर्ग किलोमीटर के जंगल में 38 बाघ हैं। राजाजी के जिस पश्चिमी हिस्से में बाघ छोड़े जा रहे हैं वो तकरीबन 380 वर्ग किलोमीटर है। वहां कुल 2 बाघ ही रह गए थे, इसलिए यहाँ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बाघों की संख्या बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। जो एरिया है वो हैबिटेट जो है टाइगर के लिए काफ़ी आइडियल है और जो भी इससे पूर्व में परेशानियां थी, जो भी डिस्टर्बेंसेस थे, उनको अब रिमूव कर दिया गया है। 5 टाइगर्स जिसमें 2 मेल और 3 फीमेल टाइगर्स को राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न जोन में, जहाँ पर कि टाइगर की प्रेजेंस काफ़ी कम है, सिर्फ 2 टाइगर्स हैं वहाँ पर शिफ्ट किया जाए ताकि उस एरिया को वो अडेप्ट कर सकें और वहाँ पर उनकी ब्रीडिंग हो सके। जवान बाघ आमतौर पर बूढ़े बाघ को अपने इलाके में रहने नहीं देते, इसलिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से बाघ अब निकलकर रामनगर और तराई के फॉरेस्ट डिवीजन में अपना ठिकाना बना रहे हैं, जहां इनकी संख्या 100 से ऊपर पहुंच गई है। वहाँ का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे पिछले कुछ सालों से जो टाइगर की मॉनिटरिंग हो रही थी उसमें 2 ही टाइगर्स दिख रही थी और वहाँ का हैबिटेट भी बहुत अच्छा है। तो और यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ के टाइगर अगर वहाँ पर हम ले जाते हैं और जो NTCA का प्रोटोकॉल के हिसाब से कि यहाँ से 5 टाइगर जाएंगे तो वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सकता है। बाघों को संरक्षण देने की ये योजना कितनी असरदार साबित होगी, इसे लेकर कई तरह के सवाल भी हैं।
एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिम हिस्से के बाघ आखिरकार लुप्त कैसे हो गए। कॉर्बेट पार्क से दिनेश मानसेरा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर के साथ देश की बात में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।